सो हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जो प्रीवियस वाली क्लास जो थी जहाँ पे एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब मैंने आपको समझाया था, साथ में आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगता है और आपको ये भी बताया था कि एक्शन वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं। इसको आप एक काम करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो खुद के एंड से। उसके बाद मैं तो क्योंकि सॉल्यूशन तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ मैं इसको पूरा अच्छे से सब सारे सेंटेंसेस को, लेकिन आपको भी अपने लेवल पे इनको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बाद में आप अपने लेवल पे ट्राई करने के बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वीराज वॉज या सॉ अ थ्रेट। तो पृथ्वीराज खुद थ्रेट थे क्या? नहीं, गलत। पृथ्वीराज सॉ अ थ्रेट, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे एक्शन वर्ब हो गया और एक्शन वर्ब के साथ हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। ठीक है, सबसे पहला सेंटेंस सॉल्व हो गया। चाणक्य इज या सॉ अ स्ट्रेटेजिस्ट, तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। चाणक्य स्ट्रेटेजिस्ट भी थे प्लस चाणक्य ने स्ट्रेटेजिस्ट देखा। तो अगर इज लिखा मैंने तो ये क्या हो गया? लिंकिंग वर्ब, और साथ में फिर ये क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे वर्ब ली सॉ, तो सॉ क्या है? यहाँ पे एक्शन वर्ब है, और अगर एक्शन वर्ब के साथ मैंने इसको देखा तो ये क्या हो गया? अ स्ट्रेटेजिस्ट। ये क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर लिंकिंग वर्ब लिया है मैंने यहाँ पे तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया क्या? अ स्ट्रेटेजिस्ट, क्योंकि चाणक्य खुद भी तो स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं ना। यहाँ पे चाणक्य भी स्ट्रेटेजिस्ट हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कोई स्ट्रेटेजिस्ट देखा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटीज थी, इस वजह से यहाँ पे इज अगर हम लगा रहे हैं तो फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और एक्शन वर्ब यानी सॉ हम लगा रहे हैं तो फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद, दैट इज अ स्ट्रेटेजिस्ट। अगला क्वेश्चन है, इंडिया सॉ सीम्स पावरफुल। इंडिया ने पावरफुल देखा है, इसका तो कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा, तो इंडिया सीम्स पावरफुल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया, यानी पावरफुल कौन है? इंडिया। इंडिया क्या है? पावरफुल। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? इक्वेट हो रहे हैं, तो इस वजह से इसके बाद ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, यानी इंडिया के बारे में बता रहा है कि इंडिया क्या हो गया? पावरफुल हो गया। अगला सेंटेंस है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज या फॉट द बैटल। तो रानी लक्ष्मीबाई खुद थोड़ी ना बैटल थी, उन्होंने तो बैटल खेली थी, यानी उन्होंने बैटल में पार्टिसिपेट किया था। तो वॉज तो क्या हो गया? यहाँ पे आएगा नहीं। रानी लक्ष्मीबाई फॉट द बैटल। फॉट क्या है? एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे द बैटल, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अकबर वॉज और बिल्ड अ फोर्ट। अकबर खुद एक फोर्ट है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो अकबर ने क्या करा? एक फोर्ट बनवाया। तो यहाँ पे वॉज की जगह क्या आएगा? बिल्ट अ फोर्ट। तो यहाँ पे बिल्ट क्या हो गया? एक्शन का काम हो गया, तो एक्शन वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, औरंगजेब वेंट बिकेम ऑर्थोडॉक्स। अब यहाँ पे भी दोनों चीजें हो सकती है, दोनों का मतलब क्या है? होना। औरंगजेब वेंट ऑर्थोडॉक्स, औरंगजेब खुद ऑर्थोडॉक्स हो गए, या फिर औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स बन गए। दोनों का मतलब ही क्या है? होना। तो इस वजह से दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? औरंगजेब की क्वालिटी को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया एक तरह से। ये दोनों क्या? लिंकिंग वर्ब हो गई। ये दोनों लिंकिंग वर्ब हो गई। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगला सेंटेंस है, बाबर मार्च्ड और बिहेव्ड टू दिल्ली। बिहेव्ड का क्या सेंस निकल के आ रहा है? बाबर दिल्ली की तरफ गए। मार्च्ड मतलब क्या होता है? एक्शन वर्ब। बिहेव्ड तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे, एक्शन वर्ब। मार्च्ड वेयर? दिल्ली। अब यहाँ पे वेयर का आंसर जो देता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है या एडवर्ब होता है? ऑब्वियस सी बात है, एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे इस एक्शन वर्ब के बारे में बताने का काम कौन कर रहा है? ये एडवर्ब कर रहा है कि वो कहाँ गए? बाबर दिल्ली की तरफ गए। ठीक है, चाणक्य वॉज और टॉट चंद्रगुप्त। अब चाणक्य चंद्रगुप्त थोड़ी ना थे, चाणक्य ने तो चंद्रगुप्त को पढ़ाया था, तो वॉज यहाँ पे आएगा नहीं। चंद्रगुप्त को पढ़ाने का काम किसने किया? चाणक्य ने। चाणक्य ने एक्शन किया, तो ये हो गई एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब के साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो चंद्रगुप्त क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें कवर हो गई होंगी अच्छे से, आई होप क्लियर हो गई होंगी ये सारी चीजें। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा चेंज ये करने जा रहा हूँ कि अब जैसे कि सेंटेंस में आपको पढ़ाता हूँ, तो सेंटेंस के बारे में मैं डिटेल आपको इंस्टेंट नहीं दूंगा। डिटेल हम लोग क्या करेंगे? क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। जस्ट उससे ये क्या फायदा होगा आपको कि जो आपका लिंक थोड़ा सा, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के बीच में एकदम से मैं आपको जीएस पढ़ाने लग जाऊंगा, तो हो सकता है कि आपका लिंक थोड़ा सा टूट जाए इंग्लिश ग्रामर से। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हुआ, इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं सबसे पहले सारी ग्रामर पढ़ा दूंगा आपको, उसके बाद फिर हम लास्ट जो क्लास का जो लास्ट पार्ट होगा ना 5-10 मिनट का, उसके अंदर हम लोग क्या है जीएस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको क्या एज मिलता रहेगा अपनी प्रिपरेशन में व्हाइल स्टडीइंग इंग्लिश एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जहाँ पे हमने हमारे पुराने वाले पार्ट को छोड़ा था, यानी सेंटेंसेस को। हमारी बात हो गई थी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो बता दिया था, ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो बता दिया था, लिंकिंग वर्ब एक्शन वर्ब के बारे में बता दिया था। अब वापस से हम लोग सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंसेस या फिर सेंटेंस बोल लेता हूँ। क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट
सब्जेक्ट के बाद या तो लिंकिंग वर्ब होगी या फिर क्या होगी, एक्शन वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर एडजेक्टिव, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब आ गई, अगर सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब आ गई तो फिर क्या आएगा उस केस में, ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, ठीक है। यहां तक हमने चीजों को डिस्कस कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, बोलो यस और नो कर लिया था, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अगले सेंटेंस से बात कि ये वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट जो हम पढ़ रहे थे देर से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हम लोग बात करें किसकी, कॉम्प्लीमेंट की। एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्स, तो कॉम्प्लीमेंट, वहां पे कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, वो कॉम्प्लीमेंट्स होता है, COMPLIMENT, वो कॉम्प्लीमेंट्स होता है। तो वहां पे तारीफों को बोलते हैं, जो हमें तारीफें मिलती हैं, जो हमें अच्छे वर्ड्स मिलते हैं सामने वाले से, तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है हिंदी में, पूरक, मतलब किसी चीज को पूरा करने वाला। मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का, दैट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है, दैट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन। तो वो कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आप बोलोगे अभी तक तो हमने सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वो भी आप आगे बढ़ो धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे सारी चीजों को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। विद उनका जो स्ट्रक्चर या सिंटेक्स होता है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ आ सकता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ आ सकता है किसी सेंटेंस में, उसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग दो सेंटेंसेस लेते हैं, दो एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है अंबेडकर इज अ ग्रेट लीडर। दूसरा आता है नेहरू आर लीडर हैज बिल्ट अ नेशन। तो यहां पे मैंने दो सेंटेंसेस लिख दिए। अब यहां पे हम लोग इन सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या है, इज क्या है, यहां पे लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पे इसके बाद इधर की साइड में क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा राइट साइड में। अ ग्रेट लीडर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। किसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है इस सब्जेक्ट का, किसका, अंबेडकर का। तो अंबेडकर क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने का तो क्या तरीका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी बाद में आ गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये किसकी इन्फॉर्मेशन को पूरा कर रहा था, अंबेडकर जी की, कि अंबेडकर जी क्या थे, ग्रेट लीडर है। अंबेडकर जी क्या है, ग्रेट लीडर है, ठीक है। अगला आता है नेहरू आर लीडर हैज बिल्ट अ नेशन। तो यहाँ पे नेहरू क्या है, सब्जेक्ट है। नेहरू ने क्या बनाया, हैज बिल्ट, ये क्या है, वर्ब फ्रेज है। जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ में आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ब फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। और वर्ब फ्रेज के बाद में राइट साइड में क्या आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है ये क्या है, ये इस नेहरू के लिए तो बोला जा रहा है, नेहरू जी के लिए तो बोला जा रहा है कि नेहरू जी आर लीडर। तो यहाँ पे आर लीडर क्या है, सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेहरू आर लीडर, यानी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को जस्ट उसके बाद ही फुलफिल कर दिया गया कॉमा लगा करके, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स हमारे सामने निकल के आते हैं, क्या, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आता है अगला फेज यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जिसकी हम बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जहां पे जो हमारी जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को फुलफिल करे, तो वो कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, इंडियंस कॉल्ड पटेल आयरन मैन। यहां पे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, इंडियंस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला, आयरन मैन। तो यहाँ पे इंडियंस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कॉल्ड क्या हो गया, एक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो एक्शन वर्ब हो गया। एक्शन वर्ब के राइट साइड में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा।
अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो है ना, पटेल और आयरन मैन एक ही इंसान है, लेकिन बस ये क्या कहना चाह रहा है कि सामने वाला जो लास्ट वाला जो पार्ट है ऑब्जेक्ट का, वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कर रहा है। पटेल को क्या बोला इंडियंस ने? आयरन मैन बोला। तो आयरन मैन कौन बता रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में? इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? आयरन मैन दे रहा है। तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस वजह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, यानी लास्ट में आता है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब बोल लो आप, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ सेंटेंसेस पे, जहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी इसकी पूरी की पूरी, की सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको पहचानना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको पहचानना है। ठीक है, ये लीजिए, तो ये यहाँ पे मैंने आपको पूरी प्रैक्टिस दे रखी है। कांग्रेस मेड नेहरू आवर प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस ने नेहरू को क्या बनाया? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो कांग्रेस क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, कांग्रेस ने बनाया, ये एक्शन का काम हो रहा है, यानी एक्शन वर्ब। मेड नेहरू, नेहरू को क्या बनाया? मेड हुम, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे नेहरू जी क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। नेहरू जी को क्या बनाया? आवर प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो नेहरू जी की इंफॉर्मेशन को कौन फुलफिल कर रहा है? आवर प्राइम मिनिस्टर। तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन को फुलफिल करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आवर प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, भारत आवर नेशन बिकेम इंडिपेंडेंट। भारत क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब भारत क्या है? हमारा नेशन है, तो भारत इज इक्वल टू आवर नेशन, यानी भारत जो है हमारा नेशन है। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को फुलफिल कौन कर रहा है? आवर नेशन, यानी कौन बता रहा है भारत हमारा नेशन है? ये आवर नेशन जो लिखा हुआ है ये। तो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को फुलफिल करने वाला वर्ड कौन सा हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, बिकेम क्या है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्या है? भारत आवर नेशन बिकेम इंडिपेंडेंट। तो बिकेम के बाद यानी लिंकिंग वर्ब के बाद भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा? तो यहाँ पे भी क्या आएगा? ये इंडिपेंडेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कौन इंडिपेंडेंट हुआ था? भारत, जो कि हमारा नेशन है, वो इंडिपेंडेंट हुआ था। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ऐसा भी यहाँ पे आपको समझ में आ सकता है कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आ सकता है, और उसके बाद फिर से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, तो हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें और कंसेप्ट्स निकल के आते हैं, और हमारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाती है, कंसेप्ट्स भी हमारे। ठीक है, इसरो प्रिपेयर्ड अ मिशन फॉर इंडिया। इसरो क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। प्रिपेयर्ड, तो ये क्या हो गया? प्रिपेयर्ड क्या हो गया? यहाँ पे एक्शन वर्ब हो गया। प्रिपेयर्ड व्हाट, अब ये व्हाट का जवाब दे रहा है यहाँ पे। प्रिपेयर्ड व्हाट, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कि जो व्हाट का आंसर देता है वो क्या होता है? हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रिपेयर्ड और वर्ब के बारे में जो बताता है वो कौन होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो गया? प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर किया? अ मिशन प्रिपेयर किया, यानी ये नॉन ह्यूमन रेफरेंस दे रहा है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एंड फॉर हुम, किसके लिए प्रिपेयर किया ये मिशन? इंडिया के लिए। तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसको फॉर के साथ जुड़ा हुआ है। और आप ये देखो, मैंने आपको बताया था टू और फॉर के साथ जुड़ा होगा जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला है और फिर बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए उसकी इन्फॉर्मेशन को फुलफिल करने के लिए, तो टू और फॉर से जुड़ा हुआ होगा। और अगर पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो फिर बाद में टू या फॉर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे कुछ लोगों को ये डाउट आता है कि अगर क्वेश्चन में एक ही ऑब्जेक्ट हो, भले ही वो व्हाट का आंसर दे रहा हो या हुम का आंसर दे रहा हो, किसे, किसके, क्या, किसी का भी जवाब दे रहा हो, पर एक ही ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा? तो कोई भी किसी भी सेंटेंस में अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, भले ही वो क्या का आंसर दे, किसे का जवाब दे, किसके का जवाब दे, किसको का जवाब दे, डजेंट मैटर। अगर वो ऑब्जेक्ट एक ही है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वैसे ये क्वेश्चन फालतू है बट फिर भी बता दिया मैंने अपने लेवल पे। ठीक है, दे इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद देयर प्रेसिडेंट। दे कौन है? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। दे इलेक्टेड, इलेक्टेड क्या हो गया? यहाँ पे एक्शन वर्ब हो गया। इलेक्टेड हुम? राजेंद्र प्रसाद। हुम का आंसर दे रहा तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। राजेंद्र प्रसाद को क्या इलेक्ट किया? देयर प्रेसिडेंट, यानी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को फुलफिल कौन कर रहा है? ये देयर प्रेसिडेंट। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अगला सेंटेंस आता है इंडिया फाउंड इट्स बॉर्डर मिसिंग। इंडिया का यहाँ पे सब्जेक्ट है, फाउंड एक्शन वर्ब, इंडिया ने अपने बॉर्डर मिसिंग पाए। क्या मिसिंग पाया? बॉर्डर। तो फाउंड इट्स बॉर्डर क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? इट्स बॉर्डर, मतलब बॉर्डर कैसे पाए? मिसिंग पाए। तो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? यहाँ पे मिसिंग दे रहा है, तो मिसिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जा रही होंगी। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का यूजेज भी आपको पता लग गया होगा, सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। अच्छा, कुछ चीजें और कि भाई अगर पुरानी वाली क्लासेस को अगर रिवाइज करें बिना आप यहाँ आ गए ना तो आपको सारी चीजें ब्लैंक होने वाली है। ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज नहीं किया ना अभी तक भी, तो प्लीज जाकर के पहले वो प्रीवियस क्लासेस जो है उनको रिवाइज करना, उसके बाद आकर के ये वीडियोस देखना, तभी जाकर के इनका
इनको आप, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। अदरवाइज क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई सेंस नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा और एक नेगेटिव फीडबैक आप मेरा लेके जाओगे। अदरवाइज अगर आप पूरा सिस्टमैटिक तरीके से मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको एक पॉजिटिव फीडबैक जनरेट हो गया होगा मेरे लिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने कवर कर लिया। अब बात आती है कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं हम लोग? अच्छा, यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड। अब यहाँ पे बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, प्रेजेंट का क्या है, पास्ट में क्या है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो ये डाउट भी आपके काफी हद तक मैं क्लियर कर दूंगा इसी क्लास में, ठीक है। आपको मालूम है इज, एम, आर कब यूज होता है प्रेजेंट के लिए? ये क्या है एक्चुअली, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये बहुत परेशान करती हैं। हाँ, आप लोग बोलोगे लिंकिंग वर्ब, जी हाँ लिंकिंग वर्ब तो है, लेकिन लिंकिंग वर्ब से पहले ये एक हेल्पिंग वर्ब्स है। ध्यान रखना इस चीज को, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प करती है किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब से पहले आकर के, ठीक है। तो ये प्रेजेंट में काम आता है और ये पास्ट में आता है, वॉज और वर। हैज और हैव किस में काम आता है? प्रेजेंट टेंस में। और हैड किस में आता है? पास्ट टेंस में, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब को एज अ लिंकिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगी और उसके बाद क्या आएगा, क्योंकि वो है तो लिंकिंग वर्ब ही, तो उसके बाद आएगा क्या? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। दोबारा से समझना मेरी बात को कि अगर किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब को एज अ लिंकिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो बिहेव किस तरह से करेगी सेंटेंस में? एज अ मेन वर्ब बिहेव करेगी और उसके तुरंत बाद क्या आएगा, क्योंकि वो है तो लिंकिंग वर्ब ही, तो उसके तुरंत बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, ना कि ऑब्जेक्ट आएगा। या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को समझ गए होंगे आप। मैं आपको अच्छे से लिख भी देता हूँ यहाँ पे। अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब को एज अ लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं तो वो बिहेव करेगी मेन वर्ब की तरह, और क्योंकि वो लिंकिंग वर्ब ही है तो उस वजह से उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। एक बात तो हो गई, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? इज, एम, आर, वॉज, वर की, ठीक है। बात हो रही है इज, एम, आर, वॉज, वर की। कौन सी हेल्पिंग वर्ब की बात करी मैंने अभी? इज, एम, आर, वॉज, वर। हैज, हैव और हैड की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब को हमने जो लिंकिंग वर्ब माना है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स को माना है? इज, एम, आर, वॉज, वर की बात करी हमने, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अगर सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर या वॉज, वर को मैं यूज कर रहा हूं, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं तो आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस किससे बनता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ हमें मेन वर्ब लगानी पड़ती है। तो जब आपने स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर या वॉज, वर आ रहा है तो आपको ध्यान आया कि इज, एम, आर, वॉज, वर कौन से वाले टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दैट इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद कैसे कंटिन्यू होगा? या तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा आगे, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है? एडवर्ब आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है यहाँ पे? दूसरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। तीसरा स्ट्रक्चर आता है क्या, कि अगर सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करें, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करें, उसके बाद क्या आ गया? वापस से हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा ना, अब आपको समझ में आएगा, यहाँ पे रियलाइज होगा। जो प्रीवियस क्लास में जो लोग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे उनको यहाँ पे ये चीजें क्लियर होंगी क्या, कि जब सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर होती है तो उसके बाद जो वर्ब की फॉर्म आती है वो थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में। यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्या हो गया? ये एक्टिव वॉइस की बात नहीं हो रही है, पैसिव वॉइस की बात हो रही है। अब जिन लोगों के लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बिल्कुल बेसिक है, जिनको कुछ भी नहीं पता, तो आप थोड़ा सा वेट करो। जब मैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझाऊंगा तो वहां पे आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और भी चीजें जो भी हैं बहुत सारी वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद क्या आएगा? बाय और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? किस टाइप का सेंटेंस रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंट या पास्ट का। प्रेजेंट या पास्ट का क्या हो गया? पैसिव। और ये क्या हो गया? प्रेजेंट या पास्ट का कंटिन्यूअस, ठीक है। मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं हैज और हैव और हैड की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। हैज, हैव और हैड की हम लोग बात करेंगे। अच्छा, हैज, हैव और हैड में जब हम आते हैं तो हम तीनों को एक साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हैज, हैव और हैड में जब हम सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव को यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव या हैड को हम लोग यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब।
हैज हैव या हैड को हम लोग अगर मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करती है, वो पोजेशन बताती हैं, या फिर वो रिलेशन बताती हैं, या फिर वो हेल्थ बताती है, या फिर वो कोई एक्सपीरियंस है, इवेंट्स बताती है, या फिर वो कोई एक्टिविटी बताती है। तो सिंपल सा एक लॉजिक याद रखना, PRHEA। PRH मतलब पोजेशन, R मतलब रिलेशन, H मतलब हेल्थ, E मतलब एक्सपीरियंसेस या इवेंट्स, और A मतलब एक्टिविटी। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊं, पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं इसका। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे हैज या हैव क्या बताएंगे, PRHEA, प्रिया के नाम से याद रखना, PRIYA, प्रिया नहीं, प्रिया, प्रिया। तो प्रिया मतलब क्या हो गया, पोजेशन, रिलेशन, हेल्थ, एक्सपीरियंस या इवेंट्स और एक्टिविटी। सबसे पहले पोजीशन, जैसे मैंने बोला आई हैव अ कार, तो मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूँ उस कार के ऊपर कि वो मेरी कार है, ठीक है। रिलेशन, आई हैव 3 फ्रेंड्स, मेरा उन 3 फ्रेंड्स से मतलब वो 3 जने क्या है, मेरे फ्रेंड्स है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, रिलेशन बता रहा हूँ उन 3 फ्रेंड्स से मेरा कि वो 3 जने क्या है, मेरे फ्रेंड्स हैं। तो आई हैव 3 फ्रेंड्स, आई हैव अ कार, ये 2 चीजें मैंने बता दी आपको, पोजीशन और रिलेशन। अब आता है कौन सा, एच मतलब हेल्थ। हेल्थ में हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई हैव अ फीवर, मतलब मुझे मेरी तबीयत खराब है, आई हैव अ फीवर, मुझे फीवर हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपनी हेल्थ के बारे में बता दिया, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे हैज़ और हैव का यूज़ करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, हेल्थ के लिए यूज़ हो गया। एक्सपीरियंस या इवेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव अ मीटिंग टुडे, आई हैव अ मीटिंग टुमारो, वी हैव अ मीटिंग टुगेदर टुमारो। इस तरह से कुछ भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एक इवेंट बता रहा हूँ मैं कि हाँ आने वाले टाइम में मेरा ये इवेंट है। या फिर अगर मैंने कोई एक्टिविटी बताई कि आई हैव अ ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मैंने ये बताया कि मैंने ब्रेकफास्ट किया है 8 बजे, तो ये क्या हो गया, एक्टिविटी को बताया मैंने कि मैंने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया। आई हैव अ लंच एट 1 PM, तो मैंने इस तरह से क्या बताया कि मैंने लंच किया, तो ये इवेंट्स को बता रहा है, एक्टिविटी को बता रहा है, सॉरी। तो इस तरीके से ये जो भी हैज और हैव का यूज होता है, अगर एज अ मेन वर्ब यूज हो रहे हैं हैज और हैव, तो उस केसेस में क्या होता है, इनका इन 5 तरीके से यूज किया जाता है, पोजीशन, रिलेशन, हेल्थ, एक्सपीरियंस और इवेंट्स और एक्टिविटी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसलिए बहुत बार रिपीट करवाता रहता हूँ चीजें, ताकि आपको क्लास में सारी चीजें याद हो जाए, ताकि प्रेशियस टाइम जो आपका वो जीएस में लगे, ठीक है। अब अगर हैज, हैव और हैड को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करें, समझना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई यहाँ पे, हैज, हैव या हैड, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट या पास्ट के परफेक्ट को, ठीक है। प्रेजेंट या पास्ट का क्या हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। आई होप ये भी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब लास्ट चीज आती है क्या, प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उस केस में सिनेरियो क्या होता है, स्टार्ट कहां से होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने आपको तीनों सिनेरियोज इज, एम, आर, वाज, वर की भी बता दी है, और तीनों सिनेरियोज हैज, हैव और हैड के भी बता दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई डाउट की गुंजाइश रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, अकबर इज एन एम्परर, अकबर is writing a letter, Akbar was succeeded by जहांगीर। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना समझ में आ जाएगा। इस क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब अकबर जो है वही एम्परर है। एम्परर कौन है, अकबर है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एन एम्परर क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का सब्जेक्ट क्या है, अकबर, तो ये अकबर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अकबर इज राइटिंग अ लेटर, तो अकबर क्या है यहाँ पे, वापस से सब्जेक्ट। ये वाला कौन सा सिनेरियो था, ये फर्स्ट वाला सिनेरियो था, ये वाला। जब हमने हेल्पिंग वर्ब को एज अ लिंकिंग वर्ब यूज किया है तो उसके तुरंत बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया या फिर एडजेक्टिव आ गया। अब दूसरे वाले में अकबर इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये। अकबर क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। राइटिंग क्या है यहाँ पे, एक्शन वर्ब, और क्या लिख रहे हैं अकबर, अ लेटर लिख रहे हैं। तो व्हाट ही इज राइटिंग, व्हाट का आंसर कौन देता है, ऑब्जेक्ट देता है, यानी नाउन फ्रेज दे रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे थर्ड वाले में जैसे आपने देखा वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो आपको समझ में आ गया कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो अकबर क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ये बाय है सही यहाँ पे, और जहांगीर क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है इस बारे में डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव का भी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन। फिफ्थ, इसरो हैज लॉन्च्ड अ मिशन। अब यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन, तो यहाँ पे पोजीशन बताने का काम किया जा रहा है, तो हैज क्या हो गया यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। इंडिया हैज व्हाट अ वास्ट कोस्ट लाइन, एक तरह से ये क्या हो गया नाउन फ्रेज हो गया जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और क्या है इंडिया किसके पास है वास्ट कोस्ट लाइन, इंडिया के पास, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये कौन सा वाला तरह का सेंटेंस था, ये वाला, ये। ठीक है, ये फोर्थ वाला हो गया। अब आता है फिफ्थ वाला, इसरो हैज लॉन्च्ड अ मिशन। इसरो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज़ क्या हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद लॉन्च्ड है, इसरो हैज़ लॉन्च, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मिशन क्या हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया कौन सा टाइप का सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टाइप का सेंटेंस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ फ्रेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फ्रेजेस के बारे में हमने ऑलरेडी पहले कुछ डिस्कशंस कर रखे हैं कि फ्रेजेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। इनके पास ना तो कोई मेन वर्ब होती, ना ही सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैं फ्रेजेस में पढ़ा रहा था, और लास्ट जो पार्ट बचा था फ्रेजेस का उसमें मैंने आपको बताया था 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। लेकिन अब जब मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं आपको टोटल 9 टाइप के फ्रेजेस पढ़ाऊंगा। आप बोलोगे एकदम से 3 की जगह 9 कैसे हो गए, तो 3 की जगह 9 इस वजह से हो गए भाई, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था ना, 3 ही फ्रेजेस से क्वेश्चंस आया करते थे। लेकिन अब जो एडिक्विटी बेस्ड जो पैटर्न आ रहा है ना एसएससी में, वहां पे उन्होंने इस चीज को और डिटेल में रख दिया। तो 9 तरह के फ्रेजेस हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे, नाउन फ्रेज, जेरेंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, सॉरी एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव बोलते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज भी 2 तरह के होते हैं, एडजेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज, और साथ में लास्ट में क्या आता है एब्सोल्यूट फ्रेज। अब इन्हीं चीजों को हम लोग धीरे धीरे डिटेल में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल भी ना आए। डिटेल में अभी इतना डिस्कशन करेंगे कि एक एक टॉपिक हम लोग समझ जाए, उसके बाद जो एग्जाम्पल्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आप लोगों को भी क्या है रिविजन के लिए सुटेबल पॉइंट ऑफ टाइम मिल जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहला फ्रेज जो आता है वो आता है कौन सा, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। अ फ्रेज दैट वर्क्स लाइक अ नाउन। ठीक है, अ फ्रेज दैट वर्क्स लाइक अ नाउन। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। कौन सा एग्जांपल, अ माइटी एम्पायर। एम्पायर क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया। ठीक है, नाउन से ठीक पहले आके उसके मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। और नाउन से पहले आके उसके मीनिंग को फिक्स करने का काम कौन करता है, आर्टिकल करता है। अब ये पूरा का पूरा को जो ग्रुप हो गया ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये क्या हो गया एक तरह का फ्रेज हो गया। और ये जो फ्रेज है इसका बेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके फाउंडेशन यानी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा फ्रेज, इस नाउन के ऊपर, दैट इज इस एम्पायर के ऊपर। तो जो फ्रेज एक नाउन के ऊपर डिपेंड कर रहा है पूरी की पूरी तरीके से, यानी एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा का पूरा फ्रेज, तो वो फ्रेज क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, अ पीक ऑफ हिमालयास। यहां पे पीक क्या है, नाउन हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है इसकी फाउंडेशन यानी इसका बेस क्या है, ये नाउन है, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, और डिस्कस करेंगे हम लोग इसको डिटेल में, आने वाली वीडियो में हम लोग और डिटेल में इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतनी चीजों पे अपना काम चलाने का सीखो। ठीक है ना, काम चलाने का सोचो फिलहाल। तो आगे जाके जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे तो हम लोग क्लॉजेस को भी डिस्कस करेंगे, फ्रेजेस को भी। अभी तो ये तो स्टार्टिंग हुई है कोर्स की, तो आने वाली टाइम में तो बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस करना बाकी है। तो इसलिए हम लोग हर एक चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा डाउट मत रखना अपने माइंड में कि यार कोई चीज रह जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अगला आता है जेरेंड फ्रेज। क्या आता है, जेरेंड फ्रेज। अ फ्रेज दैट वर्क्स लाइक अ जेरेंड। ठीक है,
जेरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर नाउन की तरह बिहेव करे तो उसको क्या बोलते हैं? हम जेरेंड बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद आ जाता है क्या? ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब। ठीक है, इस तरह की चीज को हम क्या बोलते हैं? जेरेंड फ्रेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। रूलिंग एन एम्पायर, तो यहाँ पे रूलिंग क्या हो गया? रूलिंग यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बिहेव कर रही है एज अ नाउन, तो क्या हो गया ये? व्हाट डूइंग एन एम्पायर? रूलिंग एन एम्पायर। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किस तरह से बिहेव करे? नाउन की तरह बिहेव करे, तो ये क्या हो गया? जेरेंड हो गया। और इस जेरेंड के साथ आगे क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट है रूलिंग व्हाट? एन एम्पायर। तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा फ्रेज हो गया और एक जेरेंड के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा फ्रेज, तो ये क्या हो गया? जेरेंड फ्रेज हो गया। ठीक है, जेरेंड क्या था यहाँ पे? रूलिंग, और इस जेरेंड के ऊपर ही पूरा का पूरा फ्रेज डिपेंडेंट था, तो इस वजह से ये फ्रेज कौन सा हो गया? जेरेंड फ्रेज हो गया। ठीक है, जेरेंड फ्रेज। अगला फ्रेज हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन सा है वो? इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको सबको मालूम होगा इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फ्रेज बनाने के लिए क्या आ जाता है साथ में? प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज का। एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ दो एग्जांपल लिख देता हूँ आपके सामने, चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। टू गवर्न इंडिया इज चैलेंजिंग, और एक और सेंटेंस में लिख देता हूं यहां पे, इंडिया wants to develop its economy। ठीक है, इंडिया wants to develop its economy। तो यहाँ पे क्या हो गया? अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा का पूरा। इस क्या है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो चैलेंजिंग क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। किस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया ये? कौन से सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? टू गवर्न के बारे में। तो टू गवर्न क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट हो गया। किसका? इस चैलेंजिंग का। ये चैलेंजिंग जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका सब्जेक्ट कौन हो गया? टू गवर्न हो गया। तो टू गवर्न इज चैलेंजिंग। अब टू गवर्न के साथ ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ पे ये इंडिया हो गया। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये हो गया इंडिया। अब ये पूरा का पूरा मिलकर के क्या बन रहा है? ये पूरा का पूरा मिलकर के एक फ्रेज बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या रोल प्ले कर रहा है सेंटेंस में? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। व्हाट इज चैलेंजिंग? टू गवर्न इंडिया इज चैलेंजिंग, यानी ये पूरा फ्रेज क्या कर रहा है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी क्या, कि ये फ्रेज बना कैसे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इस वजह से फ्रेज बना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। तो इस वजह से ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव फ्रेज को रिप्रेजेंट करा, टू गवर्न इंडिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और कौन सा सब्जेक्ट हो गया? ये इन्फिनेटिव फ्रेज। ठीक है, अब अगले सेंटेंस पे चलते हैं हम लोग। इंडिया वांट्स टू डेवलप इट्स इकोनॉमी। तो इंडिया क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। वांट्स क्या हो गया यहाँ पे? एक्शन वर्ब हो गया। टू डेवलप इट्स इकोनॉमी क्या हो गया यहाँ पे? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट होगा ये? पूरा का पूरा टू डेवलप आ रहा है साथ में, तो टू डेवलप क्या हो गया? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या आ रहा है? व्हाट? इट्स इकोनॉमी। तो ये टू डेवलप क्या था यहाँ पे? इन्फिनेटिव था। इन्फिनेटिव क्या ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? इट्स इकोनॉमी। तो जो फ्रेज इन्फिनेटिव के थ्रू बना होता है तो उसको हम कौन सा फ्रेज बोलते हैं? इन्फिनेटिव फ्रेज। अब चलते हैं हम लोग अगले फ्रेज की तरफ, जो कि है एडजेक्टिव फ्रेज। फोर्थ नंबर, एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होता है एडजेक्टिव फ्रेज में? अ फ्रेज दैट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। ऐसा फ्रेज जो कि किसी एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है हमें। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के बारे में विशेषता बताता है, यानी नाउन की मीनिंग को क्वालिफाई करता है। ठीक है, द फोर्ट फुल ऑफ सोल्जर्स वॉज अटैक्ड। इंडिया इज वास्ट एंड डाइवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस मैंने लिखे, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव फ्रेज बताना है। द फोर्ट फुल ऑफ सोल्जर्स। अब ये फोर्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में भी द फोर्ट क्या है? यहाँ पे नाउन है। अब इस नाउन के बारे में यही तो बता रहा है कि
फोर्ट में सोल्जर्स भरे हुए थे। फोर्ट में क्या था, सोल्जर्स भरे हुए थे। तो फोर्ट के बारे में बताने का काम कौन कर रहा है, फुल ऑफ सोल्जर्स, ये जो पूरा का पूरा फ्रेज लिखा है। तो जो फ्रेज नाउन के बारे में बताने का काम करता है वो फ्रेज कौन सा होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताता है, यानी नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसकी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे नाउन के बारे में कौन से फ्रेज ने बताया, फुल ऑफ सोल्जर्स ने बताया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। वॉज द फोर्ट फुल ऑफ सोल्जर्स वॉज अटैक्ड, तो ये वॉज क्या हो गया, यहाँ पे वर्ब हो गया, और अटैक्ड क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस आता है, इंडिया इज वास्ट एंड डाइवर्स। इंडिया क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इज क्या है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब हो गया, वास्ट एंड डाइवर्स क्या है, इंडिया, और इंडिया क्या है, वास्ट एंड डाइवर्स, ठीक है, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के साथ अगर लिंकिंग वर्ब हो तो उसके बाद या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है या फिर एडजेक्टिव आता है। अब यहाँ पे दो एडजेक्टिव हैं तो मिलकर के क्या बन जाएंगे, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो दो वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे दो उसकी क्वालिटीज बताई जा रही थी, वास्ट और डाइवर्स, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव ना होकर के एडजेक्टिव फ्रेज बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे। कौन सा वाला फ्रेज डिस्कस करेंगे, इसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है, ठीक है। पार्टिसिपल फ्रेज, a phrase that qualifies a noun और pronoun। आप बोलोगे अरे यार ये तो एडजेक्टिव का मतलब होता है, जी हाँ, तो पार्टिसिपल भी जो होता है वो एडजेक्टिव का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। कैसा एडजेक्टिव होता है ये, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करे तो वो क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले करे तो वो क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। जब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव का रोल प्ले करे तो क्या हो गया, वो पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। इस चीज को मैं अच्छे से लिख भी देता हूं यहाँ पे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट बिहेव्स लाइक एडजेक्टिव, बिहेव्स लाइक एडजेक्टिव का मतलब क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर के अगर एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है तो फिर वो क्या हो गया, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा। और उस तरह के पार्टिसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। अब बात आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर मिलकर के एडजेक्टिव की तरह बिहेव करें, बिहेव्स लाइक एडजेक्टिव, तो भी वो क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। और उस तरह के फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। इसमें एक वेरिएंट और होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव करे, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करे तो क्वालिफाई किसको करेगा, नाउन और प्रोनाउन को। और उस तरह के पार्टिसिपल फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज ही बोलते हैं उसको भी, है ना। यहाँ पे मैंने आपको तीनों तरह के जो पार्टिसिपल फ्रेजेस थे वो बता दिए हैं। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीइंग द थ्रेट, शिवाजी फॉट बैक, ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस, हैविंग वॉन द बैटल, अशोका चूज पीस। सीइंग द थ्रेट, थ्रेट किसने देखा, शिवाजी ने देखा। तो यानी ये किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है ये पूरा का पूरा फ्रेज, ठीक है। और किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरह के फ्रेज को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है ना। शिवाजी ने देखा, किसने देखा, शिवाजी ने देखा, तो ये शिवाजी के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है। यानी शिवाजी ने क्या देखा, व्हाट शिवाजी सीन, सीइंग द थ्रेट, तो ये क्या बता रहा है, शिवाजी ने देखा, जो शिवाजी ने देखा वो बता रहा है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, एक तरह से कौन सा फ्रेज हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया ये, ठीक है।
क्योंकि ये नाउन के बारे में बताने का काम कर रहा है, नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट ही क्यों हुआ? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, सीइंग व्हाट? द थ्रेट। और किसने देखा? शिवाजी ने देखा, यानी नाउन के बारे में बता रहा है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है। हैविंग वॉन द बैटल अशोका चूज पीस। बैटल जीतते टाइम अशोका ने क्या करा? पीस को चूज किया। तो अशोका ने, बैटल किसने जीता? अशोका ने। बैटल किसने जीतते टाइम ये चूज किया? अशोका ने चूज किया। हैविंग वॉन द बैटल क्या हो गया यहाँ पे? किसने चूज किया? अशोका। अशोका क्या यहाँ पे? सब्जेक्ट है प्लस नाउन है। ये किया किसने? बैटल किसने जीतते टाइम ये किया? अशोका ने। तो ये क्या बता रहा है? अशोका के बारे में बता रहा है। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म क्या है? वॉन। और उसके बाद क्या है? व्हाट? द बैटल। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो, किस तरह का फ्रेज हो गया? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको अच्छे से। मैंने आपको एडजेक्टिव फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज भी बता दिया है। अब हम लोग चलेंगे कौन से वाले फ्रेज पे? एडवर्ब फ्रेज के ऊपर। ठीक है। अब कौन से फ्रेज पे चलेंगे हम लोग? एडवर्ब फ्रेज के ऊपर। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ होगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? ये फ्रेज, अ फ्रेज दैट वर्क्स लाइक एन एडवर्ब। या फिर हम बोलें कि किस किस को क्वालिफाई करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, या फिर कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई। तो उस तरह के फ्रेज को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। इसका भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। पटेल वर्कड वेरी हार्ड। पटेल क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। पटेल वर्कड, वर्क क्या है यहाँ पे? एक्शन वर्ब है। पटेल वर्कड हाउ? हाउ का जवाब कौन देता है? एडवर्ब देता है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है। और हार्ड में भी कैसा? वेरी हार्ड। तो एडवर्ब के मीनिंग को इंटेंसिफाई करने का काम भी कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो ये क्या हो गया? अनदर एडवर्ब हो गया। और ये दोनों एडवर्ब्स मिलकर के क्या कर रहे हैं? एक फ्रेज बना रहे हैं। और कौन सा फ्रेज बोलेंगे हम इसे? एडवर्ब फ्रेज। ठीक है। आई होप आपको एडवर्ब फ्रेज भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम लोग जिस फ्रेज पे चलेंगे उसका क्या नाम है? उसका नाम है वर्ब फ्रेज। यहाँ पे 7th लिख देता हूं मैं, वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, बीन, बीइंग प्लस मेन वर्ब साथ में आती हैं, तो इस पूरे कलेक्टिव वर्ड्स को क्या बोलते हैं? वर्ब फ्रेज बोलते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया हैज बीन डेवलपिंग फॉर डिकेड्स। इंडिया हैज बीन डेवलपिंग फॉर डिकेड्स। तो यहाँ पे हैज प्लस बीन, हैज क्या? हैज बीन प्लस ये क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया जो कि वर्ब को रिप्रेजेंट करा है। तो ये क्या हो गया? वर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है। इजी था ये भी। एडवर्ब फ्रेज और वर्ब फ्रेज तो बहुत इजी होता है। अब जो आने वाला फ्रेज है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, जिसका नाम है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। इसको हम लोग अलग वाले पेज पे कवर करेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज को। 8th नंबर का फ्रेज होता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है? प्रीपोजिशन कहाँ पे आता है? नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आता है। तो नाउन या प्रोनाउन के ठीक पहले आकर के क्या करता है? उसके मीनिंग को रिलेट करता है। तो ये पूरा का पूरा जहां से प्रीपोजिशन स्टार्ट होता है, तो प्रीपोजिशन जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेकर के नाउन या प्रोनाउन तक ये क्या हो जाएगा? पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। ठीक है। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज भी क्या होता है ना, 2 टाइप के होते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एडजेक्टिव फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज होता है और प्रीपोजिशनल फ्रेज में एडवर्ब फ्रेज होता है।
ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करे तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, यानी क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। और ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करे या किसी अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करे तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव वर्ब अनदर एडवर्ब। तो इस तरह का प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में 2-3 एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिख दिए, आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज का कौन सा वाला पार्ट है, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करें अगर तो हमें पता लगेगा क्या, शिवाजी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। फॉट क्या हो गया यहाँ पे, एक्शन वर्ब हो गया। शिवाजी फॉट वेयर इन द डेक्कन, यानी फॉट के बारे में, यानी वर्ब के बारे में बताने का काम कौन कर रहा है, इन क्या हो गया यहाँ पे। जैसे आपने इन देखा तो आपको ये पता लग गया ये तो क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन जैसे आपने बोला कि फॉट वेयर, जब ये वेयर का आंसर दे रहा है यानी वर्ब के बारे में बताने का काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज में कौन सा हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है, इंडिया इज रिच विद ऑल द रिसोर्सेज, इंडिया क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया। इंडिया इज क्या यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब। तो ये क्या हो गया, रिच क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। इंडिया क्या है, रिच है, रिच क्या है, इंडिया है। इंडिया इज रिच विद ऑल द रिसोर्सेज, अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया ये। ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बता किसके बारे में रहा है, इसके बारे में तो बता रहा है, एडजेक्टिव के बारे में ही तो बताने का काम कर रहा है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कि इंडिया इज रिच, रिच कैसे, विद ऑल द रिसोर्सेज। यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में बताने का काम कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में, रिच के बारे में बताने का काम कर रहा है। तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव के बारे में बताने का काम करता है वो कौन सा फ्रेज हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सा हो गया, वो एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, द फोर्ट ऑन द हिल इज हिस्टोरिक, द फोर्ट क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया, नाउन फ्रेज हो गया वैसे तो, नाउन फ्रेज। द फोर्ट ऑन द हिल इज हिस्टोरिक, अब ये इज क्या है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब। हिस्टोरिक क्या हो गया यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। हिस्टोरिक क्या है, फोर्ट है, फोर्ट क्या है, हिस्टोरिक है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम कर रहा है। द फोर्ट क्या था यहाँ पे, सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के बारे में बताने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करेगा, दैट इज हिस्टोरिक। अब ऑन द हिल क्या हो गया यहाँ पे, जैसे आपने ऑन द हिल देखा तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। और ये बता किसके बारे में रहा है, इस फोर्ट के बारे में ही तो बता रहा है। फोर्ट कहाँ है, ऑन द हिल, द फोर्ट, फोर्ट कहाँ है, ऑन द हिल, यानी नाउन के बारे में बताने का काम कर रहा है। तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन के बारे में बताने का काम करेगा वो कौन से टाइप का फ्रेज हो जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज में एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि ये फोर्ट के बारे में बताने का काम कर रहा है, यानी नाउन के बारे में बताने का काम कर रहा है, उसके मीनिंग को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, आई होप आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में सारी चीज़ें। अब चलते हैं हम लोग लास्ट फ्रेज की तरफ जिसका नाम है क्या, एब्सोल्यूट फ्रेज। इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्रेज। ये अपने आप में क्या है, कंप्लीटेड है, फुलफिल्ड है ये अपने आप में। ये किसी भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ध्यान रखना। ऐसा फ्रेज जो किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल चीजों पर डिपेंडेंट ना हो वो कौन सा फ्रेज होता है, एब्सोल्यूट फ्रेज। एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्रेज या फिर नॉट डिपेंडेंट ग्रामेटिकली इन एनी सेंटेंस। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मॉनसून परमिटिंग इंडिया कैन हार्वेस्ट। अब मॉनसून परमिटिंग मतलब मॉनसून ठीक है, तो उसका इससे क्या डिपेंडेंसी है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं, कैन हार्वेस्ट से कोई लेना देना नहीं। कैन हार्वेस्ट पूरा का पूरा क्या वर्ब फ्रेज है। ठीक है, इस मॉनसून परमिटिंग का
इस पूरे के पूरे ग्रामेटिकल सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में अलग है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में से मॉनसून क्या होता है, नेचुरली होता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसमें से इस पूरे के पूरे फ्रेज में से या पूरे के पूरे क्लॉज में से मैं बोलूँ, सॉरी क्लॉज ही है, तो इस पूरे के पूरे क्लॉज का इस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस वजह से ये कौन सा फ्रेज हो गया, मॉनसून परमिटिंग एब्सोल्यूट फ्रेज। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स। पर यार अब अलग से फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम जीएस वाली क्लास ही लगने लग जाएगी। ऐसे तो जमेगा नहीं मामला। ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि हम लोग क्या है 10 सेंटेंसेस हम लोग करें, 8-10 सेंटेंसेस हम लोग करें, और बीच में हम लोग जो ग्रामर का साथ हम लोग जो जीएस वाला सेशन लेते हैं साथ के साथ में उनके जो फैक्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो साथ साथ ही करते रहे साइमल्टेनियसली, ना कि पहले पूरा ग्रामर डिस्कस करने के बाद फिर लास्ट में रहते रहते तो ये लगता है कि यार अब फ्री हो जाएगा मामला, वापस से हम जीएस में जाएंगे तो पूरा का पूरा इकट्ठा मैं एक साथ आपके सामने इतने सारे फैक्ट्स फेंक दूंगा तो वो कोई मज़ेदारी वाली बात रहेगी नहीं। इससे बढ़िया कि साइमल्टेनियसली हम लोग इस चीज़ को करें। मैंने सोचा था इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, बट मुझे नहीं लगता इट विल वर्क आउट। तो इस वजह से फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ये वाले फैक्ट्स को भी मैं कैसे ना कैसे करके कवर करवाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ये फैक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। वैसे काफ़ी सारे फैक्ट्स तो इसमें थे ही सही सेम। जैसे मैं आपको बताऊँ तो शिवाजी फोर्ट इन द डेक्कन, शिवाजी महाराज के बारे में मैंने आपको बता दिया था। फोर्ट ऑन द हिल इज हिस्टोरिक। वैसे ज़्यादातर चीज़ें जो है इस आज जो सेंटेंसेस थी उनमें सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। इंडिया इज़ वास्ट एंड डाइवर्स, द फोर्ट इज़ फुल ऑफ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं पूरी। शिवाजी महाराज के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अशोका के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। टू गवर्न इंडिया इज़ चैलेंजिंग, ये सब मैंने आपको बता रखी है। सारी चीज़ें जो भी हैं ये सब मैंने आपको बता रखा है। हिमालयाज़ के बारे में ज़रूर हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अकबर के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी। हाँ, अकबर वॉज सक्सीडेड बाय जहांगीर, ये मैंने नहीं बताया कि 1605 में जहांगीर ने सक्सीड किया था अकबर को। ठीक है, इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन, इसके बारे में भी मैंने डिस्कशन कर रखा है पहले वाली वीडियोज़ में। इसरो हैज़ लॉन्च्ड अ मिशन, यही मैंने आपको बता रखा है। कुछ इससे रिलेटेड कुछ 1-2 फैक्ट्स मैंने आपको बता रखे हैं। तो यही चीज़ें थी यहाँ पे, इससे ज़्यादा हमें डिस्कस करने की इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अम्बेडकर जी और नेहरू जी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी डिस्कशन किए थे आपसे। चाणक्य जी के बारे में और बाबर, चंद्रगुप्त, औरंगज़ेब, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन कर रखा है। औरंगज़ेब ने जिजिया टैक्स वापस से लागू कर दिया था, ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। औरंगज़ेब ने क्या किया था, जिजिया टैक्स जो अकबर ने हटाया था इसको वापस से लागू कर दिया था, जिस वजह से जो मेन जो क्योंकि औरंगज़ेब जो थे वो बहुत ही पावरफुल मुगल एम्परर थे, लेकिन ये जो उन्होंने जिजिया टैक्स हटाया उसके बाद से थोड़ा सा डिक्लाइन चालू हुआ और फिर 1707 में आई थिंक उनकी डेथ हो गई थी। औरंगज़ेब की 1707 में डेथ हो गई थी। उसके बाद से मुगल एम्परर का डिक्लाइन बहुत बुरी तरीके से चालू हुआ था। तो ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैं ज़रूर आपको एक फैक्ट बता देता हूँ ज़रूर से। पृथ्वीराज चौहान 1149 से 1192 तक जिए। लास्ट हिंदू एम्परर थे वो दिल्ली के। फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1191 में हुआ, मोहम्मद गोरी को हराया था उन्होंने। और सेकंड बैटल ऑफ तरेन में 1192 में हुआ, जहाँ पे गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। दिल्ली पर इस्लामिक रूल की शुरुआत हुई। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। बाबर के बारे में मैंने आपको बता दिया था कुछ चीज़ें, जो इनका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था इन्होंने इब्राहिम लोदी के साथ, जो इन्होंने जीता था इब्राहिम लोदी के साथ। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको डिस्कशन में बता रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें, पूरा जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा और जल्द से जल्द हम लोग इस बेसिक्स वाली जो क्लास है उसको कवर करेंगे और वापस से हमारा जो मैथ्स वाला पार्ट चल रहा था उसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी तक भी रिक्वायरमेंट इंग्लिश की इतनी ज़्यादा अच्छे लेवल पर आ नहीं रही है जितनी मैथ्स की आ रही है। तो आई विल डेफिनेटली गो विद मैथ्स फॉर अ वाइल, और इवेंचुअली जैसे मैथ्स का पार्ट थोड़ा बहुत और कवर होता है देन वी विल अगेन शिफ्ट टू इंग्लिश। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय।